हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के वर्ष 2016 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने वर्ष 2023 से वर्ष 2017 तक के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। सामाजिक अध्ययन 2 घंटे का पेपर होता है जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। 40 प्रश्नों में 15 बहुविकल्पी और 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 10 लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिसमें बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1-1 नंबर के होते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। कुल मिलाकर 50 नंबर का पेपर होता है जिसमें 25 नंबर पासिंग मार्क्स होता है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद है। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है गद्य और पद्य दोनों में रचित है। प्रश्न संख्या 2 है, अपने देश का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन ए है कठोपनिषद से, बी है मुंडकोपनिषद से और सी है छांदोग्य उपनिषद से और डी है ऋग्वेद से। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है महाभिनिष्कर्षण, बी है महापरिनिर्वाण और सी है धर्मचक्र परिवर्तन और डी है अपरिग्रह। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, महाभिनिष्कर्षण। गृह त्याग को महाभिनिष्कर्षण कहा जाता है। जो इसका ऑप्शन बी दिया है महापरिनिर्वाण को, जहाँ महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था उसको महापरिनिर्वाण स्थल कहते हैं। उनका मृत्यु हुआ था कुशीनगर में, वहाँ पे महापरिनिर्वाण स्थल बना हुआ है। और ऑप्शन जो सी दिया हुआ है धर्मचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया सारनाथ में प्रथम उपदेश, उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। जो अपरिग्रह है, अपरिग्रह का अर्थ होता है चोरी न करना। प्रश्न संख्या 4 है, श्यादाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। तो इसका ऑप्शन ए है शैव धर्म, बी है बौद्ध धर्म, सी है भागवत धर्म और डी है जैन धर्म। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, जैन धर्म। प्रश्न संख्या 5 है, श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। इसका ऑप्शन ए है जैन धर्म, बी है बौद्ध धर्म, सी है ईसाई धर्म और डी वैष्णव धर्म। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, जैन धर्म। प्रश्न संख्या 6 है, कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है। ऑप्शन ए है राय तरंगिणी, बी है जातक कथा, सी महाभारत और डी है रामायण। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, राय तरंगिणी। प्रश्न संख्या 7 है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल में कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। इसका ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी है चंद्रहुदड़ो, सी मोहनजोदड़ो और डी हड़प्पा। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 8 है, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन ए है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, बी 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर और डी प्रधान देशांतर पर। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, प्रधान देशांतर पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ऑप्शन ए है क्षुद्र ग्रह, बी उपग्रह, सी ग्रह और डी पुच्छल तारा। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, ग्रह। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। और इसका ऑप्शन जो ए दिया है क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह होता है मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं, के कक्षाओं में बीच में छोटे छोटे जो पिंड होते हैं ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इन्हीं को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और पुच्छल तारा है, ऑप्शन डी में दिया है पुच्छल तारा। ये चमकते हुए खगोलीय पिंड होते हैं जिनकी पूंछ होती है और इसमें पत्थर, धूल तथा गैसों से बने होते हैं ये, और इनकी एक लंबी पूंछ जैसी आकृति दिखती है, इसीलिए इसको पुच्छल तारा कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। ऑप्शन ए है प्लूटो, बी है नेपच्यून, सी है यूरेनस, ऑप्शन डी है जुपिटर। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, नेपच्यून। नेपच्यून का ये इंग्लिश वर्ड है नेपच्यून, इसको हिंदी में कहते हैं वरुण। वरुण जो है सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। इसका ऑप्शन ए दिया है प्लूटो, प्लूटो तो अब ग्रह की श्रेणी में नहीं रहा है। और सी है यूरेनस, यूरेनस का हिंदी अर्थ होता है अरुण और जुपिटर का बृहस्पति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण है। ऑप्शन ए है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, बी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, सी है पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति और डी है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। तो देखिए जो ये सूर्य होता है और ये
एक कक्षा में इसमें पृथ्वी घूमता है, तो ये इसके चारों तरफ भी घूमता है और अपने अक्ष पर भी घूमता है। तो अपने अक्ष पे घूमने के कारण वो दिन और रात होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है। और उसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ घूमने के कारण ऋतुएं बदलती हैं, मतलब अलग अलग ऋतुएं पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 12 है, 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा, बी है कर्क रेखा, सी है मकर रेखा और डी है आर्कटिक वृत्त। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ही पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं। ऑप्शन ए है 23 सितंबर को, बी 21 मार्च को और सी 21 जून को, डी 25 दिसंबर को। इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। अगर ऐसा प्रश्न पूछता है तो आप दोनों आंसर में लिख देंगे, लेकिन ऐसा पूछेगा नहीं। ये पूछा हुआ है एक साल में, तो आप दोनों लिखेंगे या फिर एक भी कोई लिखते हैं तो आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पे 23 सितंबर और 21 मार्च दोनों डेट को भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और ये दोनों दिन और रात बराबर होते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन ए है 2 वर्ष के लिए, बी 5 वर्ष के लिए, सी 7 वर्ष के लिए और डी 10 वर्ष के लिए। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है 5 वर्ष के लिए। प्रश्न संख्या 15 है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी और डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका सही उत्तर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है जो कि अति लघुत्तरी का पहला प्रश्न है, लुम्बिनी से प्राप्त अभिलेख में अशोक ने कर के विषय में क्या घोषणा की है। उत्तर, लुम्बिनी से प्राप्त अभिलेख में यह उल्लेख है कि अशोक ने लुम्बिनी गांव के धार्मिक कर माफ़ कर दिए और मालगुजारी के रूप में 8वां हिस्सा माफ़ कर दिया। प्रश्न संख्या 17 है, 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। तो पहला हो जाएगा ह्वेनसांग और दूसरा अलबरूनी। ह्वेनसांग जो था चीन का एक और बौद्ध भिक्षु था, यानी एक यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, एक और चीन का बौद्ध भिक्षु था ह्वेनसांग। और अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी ने भारत का दौरा किया था। तो ये 2 विदेशी यात्रियों के नाम पूछा था, तो ये आप लिख सकते हैं। आप इनके बारे में नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, केवल नाम पूछा है तो 2 ह्वेनसांग और अलबरूनी लिख देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। अति लघुत्तरी में जितना पूछेगा बस आप उतना ही लिखिएगा, क्योंकि समय बहुत कम होता है, 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और 1 नंबर का होता भी है अति लघुत्तरी, तो आप कम लिखेंगे तब भी नंबर मिलेगा। इसका उत्तर है पाषाण युग को निम्न 3 भागों में बांटा गया है, निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, ईस्वी पूर्व का अर्थ बताइए। उत्तर, यह ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय है, इसलिए इसे ईसा पूर्व कहा जाता है। कहने का अर्थ है कि ईसा के जन्म के पहले इतिहास में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सभी की गिनती ईसा पूर्व से होती है। देखिए इसका अर्थ है, यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे ये ईसा मसीह का जन्म हुआ, इससे पहले जो भी घटनाएं घटी हैं उसको ईसा पूर्व कहते हैं, उसके बाद जो भी घटनाएं घटी हैं उसको ईसवी कहते हैं, मतलब। और वो जो सन होता है जो अभी चल रहा है 2024, चाहे 2018 हो, 1995, 1954, ये सब जो है ईसा मसीह के बाद का समय है। और जो भी ईसा मसीह के जन्म के पहले जो भी घटनाएं घटी हैं उसको ईसवी पूर्व कहते हैं, लिखते हैं ईसवी पूर्व, 500 ईसवी पूर्व। इसका अर्थ है कि ईसा मसीह के जन्म के 5 साल पहले का समय। तो आप इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं, यहाँ फिगर से, कि ये सब 100 BC हो जाएगा। BC को ये इसी को ईसा पूर्व कहते हैं। और यहाँ पे 500 BC है, 100 BC है, यहाँ पे 700 AD, 2000 AD या 2018 ये सन है, ये ईस्वी कहते हैं इसको। प्रश्न संख्या 20 है, सप्त सैंधव के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम बताइए। उत्तर, सप्त सैंधव के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम निम्न है। पहला है सिंधु, दूसरा झेलम, तीसरा चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, सरस्वती। इसमें आप 3-4 का भी नाम लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, 16 महाजनपदों में से कौन से 4 प्रमुख महाजनपद थे। यानी प्रमुख महाजनपदों के नाम बताना है, तो उत्तर हो जाएगा इसका 16 महाजनपदों में से 4 प्रमुख महाजनपद निम्न है। पहला है मगध, दूसरा वत्स्य, तीसरा कौशल और चौथा अवंती।
प्रश्न संख्या 22 है, क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तर, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा कई छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। वे मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, तारा किसे कहते हैं? उत्तर, हेडिंग लिखेंगे तारा। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, जैसे सूर्य। प्रश्न संख्या 24 है, चंद्र ग्रहण की स्थिति का चित्र बनाइए। देखिए यहाँ सिर्फ चित्र पूछा हुआ है, तो आप सिर्फ चित्र बना देंगे। यहाँ पे चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। यहाँ पृथ्वी आ गई, अब सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो पृथ्वी से ढक जाता है, यानी वो पृथ्वी पे पड़ता है और इसकी परछाई चंद्रमा पे पड़ता है, तो इसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब तीनों सीध में होते हैं तब ये स्थिति आती है और बीच में पृथ्वी होनी चाहिए। तो ऐसे आप इसका फिगर बना लेंगे। यहाँ पे लिखने के लिए नहीं बोला है चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, तो लिखना जरूरी नहीं है। प्रश्न संख्या 25 है, मकर रेखा किसे कहते हैं? उत्तर, मकर रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। इसका फिगर देखते हैं। ये पृथ्वी मान लिया है, ये भूमध्य रेखा हो गई 0 डिग्री अक्षांश पे, ये नीचे दक्षिणी अक्षांश होता है, ऊपर उत्तरी। तो जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में एक ही रेखा है, ये अब जो एक रेखा खींची जाती है ये, इसी को मकर रेखा कहते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री यामोत्तर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। उत्तर, भारत के पड़ोसी देशों के नाम, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका आदि, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। प्रश्न संख्या 28 है, भारत के कौन से 2 द्वीप समूह हैं? उत्तर, भारत के 2 द्वीप समूह हैं। पहला है बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा अरब सागर में है लक्षद्वीप समूह। प्रश्न संख्या 29 है, हमारे राष्ट्रध्वज का ऊपर से नीचे का रंगों का क्रम लिखिए। उत्तर, हमारे राष्ट्रध्वज में केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे होता है। प्रश्न संख्या 30 है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है, ग्राम प्रधान या मुखिया। प्रश्न संख्या 31 है, जो कि लघु त्रि प्रश्न का पहला प्रश्न है, इतिहास जानने के साधनों का वर्णन कीजिए। उत्तर, इतिहास जानने के साधनों का वर्णन, इतिहास जानने के लिए कुछ निश्चित साधनों की मदद लेते हैं। ये साधन उस काल के औजार, जीवाश्म, पाल, भोजपत्र, आभूषण, इमारतें, सिक्के, अभिलेख, चित्र, यात्रियों द्वारा लिखे यात्रा विवरण तथा तत्कालिक साहित्य आदि हैं। इन साधनों को इतिहास जानने के स्रोत कहते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाणकालीन पत्थर के औजारों की क्या विशेषता थी? इसी प्रश्न पत्र में ऊपर प्रश्न अति लघु उत्तरी में पूछा था कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पे आप यहाँ से उसको लिख सकते हैं 3 भागों में। तो जो प्रश्न पूछा हुआ है यहाँ पे औजारों की विशेषताएं बताने हैं तीनों कालों में, तो इसका उत्तर देखते हैं। विभिन्न कालों के पत्थर के औजारों की विशेषताएं। पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक युग का वह समय है जब मानव के पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। इस काल में मानव को औजारों का निर्माण कर उसका प्रयोग शिकार के लिए किया। दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मानव ने अपने शिकार करने के औजार अधिक उन्नत तथा परिष्कृत बना दिए थे। इस समय पत्थर के कुल्हाड़ी, हड्डी, धातु, लकड़ी के भी औजारों का निर्माण शुरू हो गया था। तीसरा है नवपाषाण काल। इस काल के मानव ने नई तकनीक से औजारों का विकास किया, जिन्हें घिसकर तथा पालिश करके चमकदार बना दिया गया। औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के फलक उतारे जाते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक, धार्मिक तथा नगरीय व्यवस्था
व्यवस्थाओं के विषय में 3-3 पंक्तियाँ लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था। पहला है कृषि, गेहूँ, मटर, जौ, कपास आदि की खेती की जाती थी। दूसरा है पशुपालन, बैल, ऊँट, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, हाथी, कुत्ते, बिल्ली आदि पालते थे। तीसरा है व्यवसाय, अस्त्र शस्त्र, पाल, वस्त्र, आभूषण, बढ़ई एवं शिल्प संबंधी व्यवसाय प्रचलन में थे। सिंधुवासियों के विदेशों से व्यापारिक संबंध थे। सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था, ये तो पहला था आर्थिक व्यवस्था। मुख्यतः आर्थिक व्यवस्था जो थी कृषि, पशुपालन और व्यवसाय पे आश्रित थी। और इसका जो देखते हैं घाटी सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था, यहाँ पे है सिंधु। पहला है मातृ देवी की उपासना, दूसरा शिव की उपासना, तीसरा वृक्ष तथा पशुओं की उपासना, चौथा वृक्ष तथा पशुओं की उपासना, ये रिपीट हो गया है, और पांचवा है लिंग एवं योनि की उपासना। अब अगला जो पूछा था सिंधु घाटी सभ्यता की नगरी व्यवस्था बताना था, तो इसको आप हेडिंग लिखेंगे और इसमें पहला आप भवन निर्माण के बताएंगे। उस समय नगरों में भवन कैसे होते थे, यानी घरों का निर्माण। सड़कों एवं गलियों के दोनों ओर भवनों का निर्माण एक पक्की एवं कच्ची तथा पक्की ईंटों के द्वारा किया जाता था। दूसरा है सार्वजनिक स्नानागार। उत्खनन के मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक विशाल सार्वजनिक स्नानागार प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 34 है, त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग क्या है, यह किनसे संबंधित है, वर्णन कीजिए। उत्तर, त्रिरत्न जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये तीन जो हैं इसको त्रिरत्न कहते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। और अष्टांगिक मार्ग, दुख से मुक्ति के 8 उपायों को बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कहा है, यानी दुख को समाप्त करने के लिए उन्होंने 8 प्रकार के मार्ग बताए हैं, उसी को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, जो कि नीचे दिया हुआ है, देखिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। नीचे दिया हुआ है, पहला सम्यक दृष्टि अर्थात 4 आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा है सम्यक संकल्प अर्थात हिंसा, द्वेष, राग, वासना एवं दुर्भावना का त्याग करना। तीसरा सम्यक वाणी अर्थात सच बोलना। चौथा सम्यक वर्मात अर्थात विषय वासना में रहित कार्य करना चाहिए। पांचवा है सम्यक आजीविका अर्थात प्रत्येक जीव को अपने परिश्रम तथा ईमानदारी से रहना चाहिए। यहाँ पे रहना चाहिए आप जोड़ सकते हैं, यहाँ मिस्टेक हो गया है। अगला है छठवां सम्यक व्यायाम अर्थात शुद्ध विचार ग्रहण करना चाहिए। और सातवां है सम्यक स्मृति अर्थात मन, वचन एवं कार्य की प्रत्येक क्रिया के प्रति सचेत करना। अगला है आठवां सम्यक समाधि अर्थात चित्त की एकाग्रता। प्रश्न संख्या 35 है, मानचित्र क्या है, मानचित्र का उपयोग बताइए। उत्तर, मानचित्र किसी चौरस सतह पर निश्चित मान या पैमाने के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का परंपरागत चिन्हों के द्वारा निरूपण है। और इसमें है आगे मानचित्र का उपयोग पूछा था, तो मानचित्र का उपयोग पहला है मानचित्र भूगोल का एक यंत्र है, यह मार्ग निर्देशक का कार्य करता है। दूसरा, देश, प्रांत, तहसील, विकासखंड आदि की सीमाओं का निर्धारण भी मानचित्र द्वारा होता है। तीसरा है यात्रा संबंधी मानचित्र द्वारा यात्रियों तथा नाविकों को महासागर पार करने का सही ज्ञान होता है। ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, ये पीछे भी पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 36 है, अक्षांश और देशांतर रेखा में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अक्षांश और देशांतर रेखा में अंतर, आप इतना हेडिंग लिखेंगे और इसके आगे अक्षांश का तात्पर्य भौगोलिक निर्देशांक से है, जो भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण में एक बिंदु की दूरी निर्धारित करता है। देशांतर भौगोलिक निर्देशांक की ओर संकेत करता है, जो प्राइम मेरिडियन के पूर्व पश्चिम में एक पिंड की दूरी की पहचान करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, वर्णन कीजिए। उत्तर, हमारी पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका,
अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो अब एक एक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा ये लघु उत्तरीय प्रश्न है चूँकि, तो थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, 2-2 लाइन, तभी जाके 60 वर्ड से ऊपर होगा। एशिया में है। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा बनाता है। और अफ्रीका है। जनसंख्या और आकार दोनों में अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अटलांटिक और हिंद महासागर सहित कई जल निकाय इस भूभाग की सीमा पर हैं। तीसरा है यूरोप। यूरोप पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, फिर भी इस महाद्वीप में प्रति वर्ग मील जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। चौथा है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पश्चिमी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस महाद्वीप को बनाने वाले 23 देशों में से एक है। इसका कहने का मतलब है कि उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो उत्तरी अमेरिका पे ही स्थित एक देश है। और पांचवा है जो महाद्वीप वो है दक्षिणी अमेरिका। यहीं पर आपको अमेजन वर्षा वन भी मिलता है। यहाँ बहुत सारी प्रजातियाँ हैं जिनमें कई लुप्तप्राय प्रजातियाँ भी शामिल हैं। सातवां है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे शुष्क, सबसे तेज हवा वाला और सबसे ठंडा महाद्वीप है। लगभग पूरी भूभाग बर्फ की विशाल चादर से ढका हुआ है। पांचवा जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसे ओशनिया भी कहा जाता है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। केवल ऑस्ट्रेलिया ही इस महाद्वीप को बनाता है। वास्तव में इसमें 14 अन्य देश और हजारों छोटे द्वीप हैं। इसका अर्थ हुआ कि जो ओशनिया मुख्य जो महाद्वीप का नाम है वो ओशनिया है, लेकिन वहाँ पे एक सबसे बड़ा जो देश है ऑस्ट्रेलिया, उसी से मिलकर पूरा ओशनिया महाद्वीप बना हुआ है। बाकी सब छोटे छोटे देश हैं। जो 14 अन्य देश हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, इसलिए उस ओशनिया के नाम से न जानकर उस महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। और वहाँ द्वीप समूह तो बहुत छोटे छोटे वो हजारों की संख्या में हैं। यहाँ पे नंबरिंग गलत हुआ है, ये 5वां नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जो है ये 7वां नंबर का है। देखिए यहाँ पे ये 5 नहीं 7 होगा। तो आप यहाँ फिगर से देख सकते हैं कि कौन सा महाद्वीप कहाँ स्थित है। जो ये रेड कलर का है ये एशिया महाद्वीप है, और पीला वाला अफ्रीका महाद्वीप है, और ऊपर जो मैरून कलर है ये यूरोप महाद्वीप है। ये हरा वाला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ये दक्षिणी अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया इधर है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे ये द्वीप समूह हैं, और नीचे जो है ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? इन श्रेणियों का नाम लिखते हुए हिमालय से होने वाले लाभ बताइए। ये भी रिपीटेड प्रश्न, सेम प्रश्न पिछले 2017 में भी हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में। उत्तर है इसका, हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है शिवालिक, दूसरा मध्य हिमालय, तीसरा महान हिमालय और चौथा ट्रांस हिमालय। और हिमालय से होने वाले लाभ। हिमालय एक महान जलवायु बाधा है। वे हमारे देश का मध्य एशिया की ठंडी और सूखी हवाओं से बचाते हैं। यह हिंद महासागर की बारिश से भरी मानसून की हवाओं को उत्तरी देशों तक पहुंचाने से रोकता है, जिससे कि पूरा बारिश इंडिया में ही हो जाता है, रोक देता है। तो उत्तरी भारत में भारी बारिश का कारण बनता है। इसके अलावा हिमालय से बहुमूल्य लकड़ियाँ मिलती हैं और औषधियाँ मिलती हैं, जिससे आयुर्वेदिक दवाएँ बनाई जाती हैं। और ये बहुत बड़ा एक जीव जंतुओं का आवास स्थल भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। ग्राम पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर, ग्राम पंचायत का चुनाव गांव के नागरिकों द्वारा ही मतदान के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को बहुमत से उप प्रधान के लिए चुना जाता है। ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान ही उसके कार्यों को करता है। ग्राम प्रधान उप प्रधान ही उसके कार्यों को करता है। यहाँ पे रिपीट हो गया वही चीज़ है। ग्राम प्रधान, उप प्रधान तथा पंचायत समिति के समस्त गांव की जनता द्वारा चुने जाते हैं। यह गांव की जनता की सुख सुविधा के लिए कार्य करते हैं। इन्हें जनता का प्रतिनिधि कहा जाता है।
यदि कोई सदस्य ठीक से कार्य नहीं करता है तो वह पंचायत समिति से हटाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 40 है, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। सड़क पर यातायात के साधनों की अधिकता के कारण बताइए। उत्तर, सड़कों पर यातायात के साधनों की अधिकता जनसंख्या की वृद्धि के कारण है, जो निरंतर बढ़ती जा रही है। जनसंख्या के कारण यातायात के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। सड़क दुर्घटनाएं एक ही मार्ग पर अत्यधिक भीड़ भाड़ और जाम के कारण होता है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।